Hello friends, welcome to my channel Pharmacare. Today we are going to study with the topic of general anesthesia and my name is Anil Kumar Sharma. So here I begin. सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ जर्नल एनेस्थीसिया। डेफिनेशन ऑफ जर्नल एनेस्थीसिया में सबसे पहला पॉइंट है कि जर्नल एनेस्थीसिया रेफर्स टू द ड्रग इंड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑल सेंसेशन। जब जर्नल एनेस्थीसिया एक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि किसी भी पेशेंट के अंदर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो वो एक बेहोश कर देगा उस पेशेंट को, ताकि कोई भी सर्जरी या फिर कोई भी ऑपरेशन उस पेशेंट्स के अंदर आसानी से कर सकते हैं। जब हम जर्नल एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करेंगे तो उसके सेंसेशन भी लॉस हो जाएंगे, बट जब जर्नल एनेस्थीसिया का काम खत्म हो जाएगा तो वो रिवर्सिबल होते हैं। तो जैसा पहला उसकी कंडीशन थी उस पेशेंट की, वो उस स्टेट में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि जर्नल एनेस्थीसिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन। एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन है जो कि किसी भी पेशेंट के अंदर जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो एक स्लीप लाइक स्टेट में पहुंच जाता है, जिसमें जब कोई सर्जरी करी जाती है या फिर कोई मेडिकल प्रोसीजर करा जाता है तो वो स्लीप लाइक स्टेट में चले जाए ताकि कोई पेन फील ना हो उसे। थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि अंडर द जर्नल एनेस्थीसिया यू डू नॉट फील द पेन बिकॉज यू आर कंप्लीटली अनकॉन्शियस। क्योंकि जब पेशेंट के अंदर जनरल एनेस्थीसिया इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होता है, बेहोशी के स्टेट में पहुंच जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, और इसकी वजह से ना तो उसको कोई पेन होता और सर्जरी और कोई भी मेडिकल प्रोसीजर आसानी से हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इसमें बोल रहा है कि जर्नल एनेस्थीसिया यूजुअली यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईवी ड्रग्स एंड इनहेल्ड गैसेस। जो जर्नल एनेस्थीसियाज होते हैं वो ज़्यादातर आईवी इंट्रावेनियस ड्रग्स यूज करते हैं और इनहेल्ड ड्रग्स यूज करते हैं, एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक स्टार्ट करने से पहले मिनिमल एल्वुलर कंसंट्रेशन हम पढ़ लेते हैं। मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द anesthetic in the alveoli required to produce the immobility in the response to a painful stimulus in 50% patients. Minimum alveoli concentration एक जनरल एनेस्थेटिक्स की मिनिमम कंसंट्रेशन एल्वोलाई के अंदर कितनी प्रेजेंट है कि जो 50% पेशेंट है वो पेन को सेंस कर ही नहीं पा रहे, वो होती है मिनिमम एल्वोलर कंसंट्रेशन। सेकेंड इसमें पॉइंट बोल रहा है कि इट इंडिकेट्स द पोटेंसी एंड ऑफ इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स। नाइट्रस ऑक्साइड की ग्रेटर देन 100% है, हेलोथेन की 0.75% है। मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन MAC बताता है कि जो इनहेलेशन जो जनरल एनेस्थेटिक है उनकी पोटेंसी बताता है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड की ग्रेटर देन 100% है और हेलोथेन की 0.75% है। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि द मेन साइट ऑफ द एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक इज अ रेटिकुलर फॉर्मेशन। सबसे मेन साइट जो होता है वो जनरल एनेस्थेटिक का काम करने का वो होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, जिसका काम होता है कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना, और जनरल एनेस्थेटिक का काम होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियस होना। इसीलिए क्या करते हैं हम, जनरल एनेस्थेटिक का काम क्या करते हैं, हम डिप्रेस कर देते हैं। डिप्रेसेस द जनरल एनेस्थेटिक डिप्रेसेस द रेटिकुलर फॉर्मेशन बाय एनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर एंड ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ एक्साइटरी ट्रांसमीटर। जनरल एनेस्थेटिक क्या करता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन का जो काम होता है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना उसका काम होता है, उसको क्या करता है, डिप्रेस कर देता है। डिप्रेस कैसे करेगा, वो इनहिबिटरी जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा और जो एक्साइटरी ट्रांसमीटर है उनको उनकी एक्टिविटी को भी ब्लॉक कर देगा। Next topic we are going to study with the stages of anesthesia. It means when we administer the general anesthetics or drugs, general anesthetic drugs, it will proceed in the 4 main stages named as general anesthesia, stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. First stage we are going to study is a stage of analgesia. स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में सबसे पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग
beginning of anesthesia and inhalation and last up to the loss of consciousness. Stage of analgesia में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें एनेस्थेटिक अपना काम करने लग जाएगा, इनहेलेशन एनेस्थेटिक अपना काम करेगा, और जब ये स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया खत्म हो जाएगा उसके बाद कॉन्शियसनेस जो होगी वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में बदल जाएगा, मतलब पेशेंट जो होगा वो बेहोश हो जाएगा. सेकंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि पेन प्रोग्रेसिवली एबॉलिश. जब इस स्टेज के दौरान क्या होगा कि जो पेन होगा वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा. थर्ड पॉइंट, पेशेंट्स रिमेन कॉन्शियस एंड कैन हियर and see and feel a dream like stage. Amencia develops by the end of this stage. इस स्टेज के अंदर जो पेशेंट होगा वो पूरी तरह बेहोश नहीं होगा, बट थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, उसे पता रहेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ. हियर वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो फील कर सकता है, ड्रीम कर सकता है. और जब ये स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया जब जैसे ही खत्म होगी तो वो एमेंसिक स्टेट में पहुंच जाएगा, मतलब जो मेमोरी है उसकी लॉस हो जाएगी, मतलब उसके साथ क्या हुआ है, क्या ऑपरेशन में क्या हुआ है वो भूल जाएगा. लास्ट फोर्थ पॉइंट इज रिफ्लेक्स एंड रेस्पिरेशन नॉर्मल होगी. जो जैसे रिफ्लेक्स होता है और रेस्पिरेशन जैसे वो कर रहा है नॉर्मली, वो नॉर्मल रहेंगे. Next point is, though some minor operations can be carried out during this stage, it can rather difficult to maintain. Use is limited to a short procedures. इस स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया के दौरान हम शॉर्टर प्रोसीजर्स ही कर सकते हैं या शॉर्टर ऑपरेशंस ही कर सकते हैं, माइनर ऑपरेशंस कर सकते हैं. इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है इस स्टेज को. सेकेंड स्टेज आता है स्टेज ऑफ डेलीरियम. स्टेज ऑफ डेलीरियम में होता है कि फ्रॉम द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू द बिगनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन. इस कंडीशन में क्या होता है, लॉस ऑफ बेहोश हो जाता है पेशेंट और इसके लास्ट तक रेगुलर रेस्पिरेशन होने लग जाती है. सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि अपेरेंट एक्साइटमेंट इज सीन. पेशेंट में शाउट, स्ट्रगल, होल्ड हिज ब्रेथ, मसल टोन इंक्रीजेज, जॉ आर टाइटली क्लोज, ब्रीदिंग इज जर्की, वॉमिटिंग, इनवॉलेंट्री मिक्यूरेशन एंड डिफेकेशन मेकर. इस स्टेज के दौरान क्या होता है, पेशेंट शाउट करेगा, स्ट्रगल करेगा और ब्रेथ होल्ड भी कर सकता है. मसल टोन जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे, जॉज जो होंगे वो टाइटली क्लोज हो जाएंगे और ब्रीदिंग जो होगी वो जर्की होगी, वॉमिटिंग आने लग जाएगी, इनवॉलेंट्री मिक्यूरेशन, यूरिनेशन होने लग जाएगा और डिफेकेशन होने लग जाएगा. फिकस जो है अपने आप निकलेगा, उसमें कोई वॉलेंट्री काम नहीं हो पाएगा. थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि हार्ट रेट जो होता है और बीपी जो होता है और प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे. हार्ट रेट, बीपी जो होंगे वो बढ़ जाएंगे क्योंकि जो इस कंडीशन, इस स्टेज के दौरान सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाएगा जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा और प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज नो स्टिमुलस शुड बी अप्लाइड और ऑपरेटिव प्रोसीजर्स कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. इस प्रोसीजर, इस स्टेज के दौरान, स्टेज ऑफ डेलीरियम के दौरान कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर कैरिड आउट नहीं होगा, कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हम. दिस स्टेज इज इनकॉन्स्पिशियस इन मॉडर्न एस्थेटिक. मॉडर्न एनेस्थेटिक के स्टेज में इसको हम अप्लाई नहीं करते, स्टेज ऑफ डेलीरियम को अप्लाई नहीं करते. नेक्स्ट स्टेज आती है सर्जिकल स्टेज. इस सर्जिकल स्टेज में हम सर्जरी कर सकते हैं. दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 प्लेन्स विच में बी डिस्टिंग्विश्ड एज प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4. प्लेन 1 में क्या होता है, रिवॉल्विंग ऑफ आईबॉल एंड दिस प्लेन एंड्स विद आईबॉल फिक्स. इसमें क्या होता है, जो आईबॉल्स होती हैं वो रिवॉल्व करने लग जाती है और लास्ट तक, प्लेन 1 के लास्ट तक जो आई बॉल्स होते हैं और आई होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं. सेकंड पॉइंट या सेकंड प्लेन जो होता है, इसमें होता है लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लेरेंजियल रिफ्लेक्स. कॉर्निया में कोई रिफ्लेक्स महसूस नहीं होगा, लेरेंजिया, लेरेंक्स जो होते हैं उसमें भी रिफ्लेक्स का लॉस हो जाएगा. प्लेन 3 में क्या होता है, प्यूपिल स्टार्ट डायलेटिंग एंड लाइट रिफ्लेक्स लॉस्ट. प्यूपिल्स जो होता है वो डायलेट करने लग जाएगी और अगर तुम प्यूपिल पे लाइट अगर डालोगे तो उस पर कोई रिफ्लेक्स नहीं देगा, वो लाइट रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाएगा प्लेन 3 के अंदर. प्लेन 4 में इंटरकोस्टल पैरालिसिस हो जाएगा.
शैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन एंड डायलेटेड प्यूपिल हो जाएंगी। इंटरकोस्टल मसल जो होती हैं वो आपके रिब्स के अंदर होती हैं, उसका पैरालिसिस हो जाएगा। शैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन और प्यूपिल डायलेट हो जाएंगी। As the anesthesia passes deeper planes progressively, a muscle tone decreases, BP falls, heart rate increases with a weak pulse। जैसे जैसे प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4 पे जाएंगे वैसे वैसे जो बीपी होगा वो क्या होगा, वो फॉल हो जाएगा, मसल टोन कम होने लग जाएगी, हार्ट रेट बढ़ने लग जाएगी और वीक पल्स होंगी। लास्ट स्टेज होते हैं फोर्थ स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी पैरालिसिस स्टेज, जिसमें क्या होता है रेस्पिरेशन एंड दी वैसोमोटर सेंटर डिप्रेस होने लग जाती है और डेथ विद इन द फ्यू मिनट्स। अगर कोई भी पेशेंट स्टेज 4 या मेडुलरी पैरालिसिस स्टेज में पहुंच गया तो वो उसका रेस्पिरेशन और वैसोमोटर सेंटर सारे डिप्रेस हो जाएंगे और डेथ विद इन फ्यू मिनट्स हो जाएगी। Next topic we are going to study with the classification of the general anesthetic। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आता है जर्नल एनेस्थेटिक के दो क्लासिफिकेशन होती है, इनहेलेशनल और पेरेंट्रल। इनहेलेशन में फर्दर दो क्लास आती हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस। वोलेटाइल लिक्विड्स में आपके आते हैं हेलोथेन, आइसोफ्लूरिन, डेस्फ्लूरिन, सेवोफ्लूरिन एंड ईथर। और गैस के अंदर एक ही आता है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। पेरेंट्रल में दो आते हैं, इंड्यूस्ड ड्रग एंड स्लो एक्टिंग ड्रग। इंड्यूस्ड ड्रग में आते हैं प्रोपोफोल, इथियोमिडेट, थियोपेंटेन, मिथोहेक्सिटोन। स्लो एक्टिंग के अंदर आते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन के एग्जांपल आते हैं डायजापीम, लोराजिपाम, मिडाजोलम। एंड सेकेंड इसमें स्लो एक्टिंग के अंदर आता है कीटामीन, जो कि डिसोसिएटिव ड्रग होता है। लास्ट इसमें आता है ओपोइड। ओपोइड में फेंटेनिल, एल्फेंटेनिल, सुफेंटेनिल, रेमीफेंटेनिल। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी विद द कंपैरेटिव फीचर। हम कंपैरेटिव फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे मतलब 3 इसमें ड्रग लेंगे हम, ईथर लेंगे, हेलोथेन लेंगे और नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज अ लाफिंग गैस। सबसे पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है कि जो ईथर होते हैं वो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, हेलोथेन भी वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो एक गैसियस जनरल एनेस्थेटिक होता है। जो ईथर में सेकंड पॉइंट है, इंडक्शन एंड रिकवरी आर स्लो बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड। जो ईथर होते हैं उनका ब्लड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो इंडक्शन होता है और रिकवरी होती है ईथर की वो बहुत ही स्लो होती है। और हेलोथेन में देखा जाए तो जो इंडक्शन और रिकवरी होती है वो फास्टर होती है देन द ईथर, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ईथर। इंडक्शन एंड रिकवरी इन द नाइट्रस ऑक्साइड इज रैपिड बिकॉज ऑफ लो ब्लड सॉल्युबिलिटी। लो ब्लड सॉल्युबिलिटी की वजह से जो इंडक्शन और रिकवरी नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर होती है वो रैपिडली होती है। जो ईथर होता है वो एक इरिटेंट ड्रग होता है, एक इन्फ्लेमेबल, जल्दी ही आग पकड़ लेता है और हाईली एक्सप्लोजिव ड्रग आपका जनरल एनेस्थेटिक होता है। ऐसे ही हेलोथेन जो होता है वो नॉन इरिटेंट होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, नॉन पंजेंट होता है, वेल टॉलरेटेड होता है, प्रिफर्ड फॉर द इंडक्शन एंड मेंटेनेंस इन चिल्ड्रंस में दे सकते हैं जनरल एनेस्थेटिक एज अ हेलोथेन। और ये ना तो इरिटेंट होता है, ना इन्फ्लेमेबल होता है और ना पंजेंट होता है, इसलिए ज़्यादातर टॉलरेट कर सकते हैं इसको हेलोथेन, बच्चे में आसानी से दे सकते हैं। जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो भी एक नॉन इरिटेंट होता है और नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। फोर्थ पॉइंट इसमें है ईथर में आता है, ये एक वाइड मार्जिन सेफ्टी होता है, मतलब वाइडली मार्जिन सेफ्टी, मतलब सेफर ड्रग होता है ईथर। वैसे ही जो हेलोथेन का देखा जाए तो ये मार्जिन एंड सेफ्टी इज नॉट वाइड, इसका सेफ्टी मार्जिन बहुत कम होता है। ऐसे ही नाइट्रस ऑक्साइड में जो मार्जिन होता है वो अच्छा होता है, वेरी वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
जो ईथर होता है वो पोटेंट एनेस्थेटिक और MAC इसका 1.9% होता है, मिनिमल एल्वुलर कंसंट्रेशन 1.9% होता है। ऐसे ही मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन हेलोथिन का देखा जाए तो 0.75% होता है और नाइट्रस ऑक्साइड का इज ग्रेटर देन 100% होता है। और हेलोथिन एक पोटेंट ड्रग होती है और नाइट्रस ऑक्साइड एक पुअर एनेस्थेटिक होती है। ईथर में एक एक्सीलेंट एनाल्जेसिक होता है और हेलोथिन एक पुअर एनाल्जेसिक है और नाइट्रस ऑक्साइड एक्सीलेंट एनाल्जेसिक है। ईथर हैज अ क्यूरेटिव इफेक्ट on the skeletal muscle so that a dose of D-tuberculorin required is less। इसका ईथर का क्यूरेटिव इफेक्ट होता है, मतलब कि जब हम डी ट्यूबरक्लोरिन जब देंगे तो उसमें स्मॉल डोज हमें डी ट्यूबरक्लोरिन की देनी पड़ेगी और वो इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है, डोज कम देते हैं। ऐसे ही अगर हम हेलोथिन में देखें तो मसल रिलैक्सेन इज एन एडिक्वेट बट पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ डी ट्यूबरक्लोरिन। जो हेलोथिन होता है वो मसल रिलैक्सेशन एक इनएडिक्वेट अमाउंट में होता है, बट जो डी ट्यूबरक्लोरिन का जो एक्शन होता है वो उसको पोटेंशिएट करता है। ऐसे ही जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो एक पुअर मसल रिलैक्सेंट होता है। ईथर का देखा जाए तो ईथर एक चीप जनरल एनेस्थेटिक है, हेलोथिन एक्सपेंसिव होता है और नाइट्रस ऑक्साइड चीप होता है। ईथर एक इरिटेंट एनेस्थेटिक होता है, इंक्रीज दी सलाइवरी सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को बढ़ा देता है एंड में इंड्यूस द कफ को अलग। अगर ईथर अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे या कंज्यूम करेंगे तो वो कफ इंड्यूस करेगा, खांसी करवाएगा, लेरेंजियल स्पाज्म करवा देगा। Therefore, the pre-anesthetic and atropine is used to overcome these effects। अब इन इफेक्ट्स को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हम एट्रोपिन लेते हैं बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईथर। ऐसे ही एलोथिन में अगर हम देखें तो कॉज द ब्रोंकियोडाइलेशन प्रिफर्ड इन अस्थमेटिक्स। जो हेलोथिन होता है वो ब्रोंकियोडाइलेशन करवा देता है और इसीलिए हम उसको अस्थमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन ईथर इज पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग्स आर कॉमन। वॉमिटिंग और नोजिया कर देगा। इसमें भी नोजिया और वॉमिटिंग रेयर होती है बट रेयर होती है और नाइट्रस ऑक्साइड में होती ही नहीं है। नो हिपैटोटॉक्सिसिटी इन दी ईथर एंड हिपैटोटॉक्सिसिटी स्पेशली इफ रिपीटेड हेलोथिन। ये बोल रहा है कि हेपेटाइटिस रेयर होती है बट होती है इसमें। अगर तुम रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेलोथिन करोगे तो हेलोथिन हेपेटाइटिस हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड में देखें तो उसमें कोई ऐसा हिपैटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट नहीं देखा जाता। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी विद द पेरेंटल जनरल एनेस्थेटिक। पेरेंटल जनरल एनेस्थेटिक के अंदर सबसे पहले आता है इंड्यूसिंग ड्रग्स। इंड्यूसिंग ड्रग के अंदर सबसे पहले आता है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल के फीचर्स याद करने के लिए अंदर निमोनिक्स होता है प्रोपोफोल, पी होता है पॉपुलर ड्रग होता है। प्रोपोफोल एक रैपिड एक्टिंग ड्रग होता है, मतलब आर मतलब रैपिड एक्टिंग और ओपी मतलब होता है आउट पेशेंट सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर प्रेफर होता है और FOL फॉल मतलब होता है कि बीपी को फॉल करवाता है। ये प्रोपोफोल इज अवेलेबल इन 1% इमल्शन फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रोपोफोल होता है वो 1% इमल्शन में पाया जाता है, अवेलेबल होता है IV एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है रैपिडली एक्टिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। जो प्रोपोफोल होता है वो रैपिडली एक्टिंग होता है बट उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो शॉर्ट होता है। क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर एंड बी यूज्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस कर देता है इसीलिए हम प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर यूज करते हैं इसको। मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। जो प्रोपोफोल होता है वो लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है और यूरिन के अंदर इसे एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि प्रोपोफोल जो होता है गाबा रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो क्लोरीन कंडक्शन होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगा न्यूरॉन्स के अंदर और प्रोपोफोल CNS डिप्रेशन कर देगा। इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज यूजेस ऑफ प्रोपोफोल। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका स्टेटस एपिलेप्टिकस। एक टाइप ऑफ सीजर होता है, एपिलेप्सी होती है
जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें हम प्रोपोफोल को यूज कर सकते हैं। सेकंड यूज होता है सेडेटिव, यूज टू सेडेट द पेशेंट इन इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में सेडेट करने के लिए करा जाता है। थर्ड इज यूज टू मेंटेन द मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए भी प्रोपोफोल यूज करा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी स्लो एक्टिंग ड्रग्स। स्लो एक्टिंग ड्रग्स के अंदर सबसे पहले आता है कीटामीन। कीटामीन का फीचर्स होते हैं, इट प्रोवाइड्स द जनरल डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेडेशन एंड एमेंसिया एंड मार्क्ड एनाल्जेसिया। कीटामीन क्या करता है, डिसोसिएटिव जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि सेडेशन प्रोवाइड करेगा, मार्क्ड एनाल्जेसिया प्रोवाइड करेगा और एमेंसिया, एमेंसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि जो कीटामीन होता है वो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट जो कि एक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है और सीएनएस का डिप्रेशन करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवाता है। कीटामीन इज कॉमनली गिवन एज आईवी रूट दिया जाता है और अदर रूट्स, मेनली जो रूट होता है वो इंट्रावेनस होता है और हम आईएम से भी दे सकते हैं, ओरल से भी दे सकते हैं और रेक्टल रूट से भी दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट इज कीटामीन हैज अ एनाल्जेसिक इफेक्ट, एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, पेन रिलीफिंग इफेक्ट होता है, causes the bronchial dilation and suitable for the use in asthmatic, अस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर यूज करते हैं क्योंकि ये ब्रोंकियो डायलेशन करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवा देता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाने की वजह से हार्ट रेट जो होता है वो बीपी जो होता है, कार्डिक आउटपुट जो होता है और मसल टोन जो होता है वो सारे इंक्रीज होते हैं। ये एक एज अ एडवर्स इफेक्ट भी हम कीटामीन का ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज इन द पेशेंट ऑफ हाइपोवोलेमिया, जिस भी पेशेंट के अंदर वॉल्यूम कम होती है, पेशेंट के अंदर वॉल्यूम कम होती है तो उसमें हम कीटामीन को यूज कर सकते हैं। इसके यूजेस होते हैं ऑपरेशन ऑन द हेड एंड नेक एंड फेस, हम किसी भी पेशेंट के अंदर अगर हेड का, नेक का और फेस की अगर ऑपरेशन करना है तो उसमें हम कीटामीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज इज ड्रेसिंग दी बर्न वुंड्स, बर्निंग वुंड जो जल जाता है फेस वगैरह या फिर कोई भी पार्ट अगर जल जाए तो उसकी ड्रेसिंग करने के लिए हम कीटामीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेल सूटेड फॉर चिल्ड्रन एंड एस्थमेटिक्स, अस्थमेटिक्स पेशेंट के अंदर और चिल्ड्रंस के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है एज अ जनरल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन होता है कि जब हम एनेस्थीसिया को या जनरल एनेस्थीसिया जब हम किसी भी पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको प्लीजेंट या फिर सेफ बनाने के लिए हम कुछ ऐसे ड्रग्स बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं ताकि वो एनेस्थीसिया हमारा प्लीजेंट और सेफली वो अपना काम करे। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव या एम प्री मेडिकेशन का होता है टू रिड्यूस दी एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं प्री मेडिकेशन। सबसे पहला इसमें ड्रग यूज करते हैं बेंजोडाइजापीन, बेंजोडाइजापीन में एग्जांपल हमारा डाइजापीम होता है, लोराजीपाम होता है, मीडाजोलम होता है जो कि प्रेफर करता है क्योंकि वो सेडेशन अपना इफेक्ट दिखाता है ताकि एंजाइटी कम हो सके। सेकेंड इसका एम होता है एंटी इमिटिक इफेक्ट, एंटी इमिटिक इफेक्ट होता है कि वॉमिटिंग जो होता है उसको रोकने के लिए। एनेस्थीसिया जब हम देते हैं तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको वॉमिटिंग आए तो उस वॉमिटिंग को रोकने के लिए भी हम इसका मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें हम ड्रग यूज करते हैं मेटक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन और ओडेंटोस्टेरोन जो होता है वो ड्रग यूज करते हैं ताकि हमारा जो वॉमिटिंग है वो कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट इज टू हेस्टन द गैस्ट्रिक एम्प्टी बिफोर द इमरजेंसी सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी के से पहले क्या करते हैं हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। कौन से ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं? मेटक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो सर्जरी से, इमरजेंसी सर्जरी से पहले गैस्ट्रिक एम्प्टी हो जाए और सर्जरी प्लीजेंट हो या और सेफली हमारा सर्जरी हो जाए। फोर्थ इसका होता है टू प्रिवेंट दी एसिड सिक्रीशन एंड स्ट्रेस अल्सर,
एसिड सिक्रीशन को कम करने के लिए और स्ट्रेस अल्सर को कम करने के लिए भी हम यूज करते हैं कुछ ड्रग। हम इसमें ड्रग यूज करते हैं H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स में एग्जांपल आता है रेनिटिडीन, और प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं हम, जिसमें एग्जांपल आता है ओमिप्राजोल, ताकि हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और एस्पायरेशन निमोनिया कम हो सके। नेक्स्ट इसमें आता है एम टू रिलीव द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन। प्री और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन करने से पहले और ऑपरेशन करने के बाद जो पेन होता है उसको कम करने के लिए, उसका कम करने के भी मेडिकेशन या फिर ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं। जिसमें हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो ड्रग का नाम होता है ओपोइड एनाल्जेसिक, जिसके एग्जांपल होता है मॉर्फिन होते हैं, पिथिडीन होते हैं और फेंटिनाइल होते हैं, ताकि हमारा पेन ना हो। Thank you for watching this video. Please do like this video, please do subscribe my channel Pharmacare, and do share this video to all your friends, and comment below the comment box on which topic you want the next video. Thank you so much.